दिवस है 1 मई और सुप्रभात सबको। हमारे आदरणीय गैस महोदय का भी साधुवाद पहले सक्रियता के लिए फिर से। और इसके ये कोरोना का जो काल चल रहा है इस समय, इसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, हाथों को बार बार धोएं, कहीं ऐसी वैसी चीज़ों को न छुएं जिससे कि संक्रमण फैले, ऐसी जगहों पर न जाए जहाँ जो है संदेहास्पद जगहें हों, हर चीज़ को छुएं नहीं, हाथ धोएं बार बार और एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें। कहीं भी आते जाते हैं तो बेमतलब का घूमें नहीं, विशेष किसी आवश्यकता को छोड़कर। तो स्वस्थ रहने की शुभकामना और स्वच्छ रहने की भी शुभकामना। सारे लोग इसका अनुपालन कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में, मतलब कल वाली कक्षा में, हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्रों से संबंधित में प्रकाश से संबंधित घटनाओं की। और उसमें पहली घटना थी प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, जिसमें शैडो फॉर्मेशन वगैरह के बारे में, मतलब प्रतिबिंब के बनने के बारे में मैंने बताया था। और फिर समतल पृष्ठों पर परावर्तन कैसे, गोलीय पृष्ठों पर से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने कल उस दिन बताया था। अब इसके बाद जो है गोलीय पृष्ठों से प्रतिबिंबों का बनना, इसके संबंध में हम लोग देख लेंगे। गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन चिन्ह परिपाटी हमें मालूम है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और समतल पृष्ठ के सिवा और जो गोलीय पृष्ठ थे उसमें दर्पण के प्रकार हमसे करता है। दर्पण के प्रकार तो पहला है समतल, दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण, मतलब इन पृष्ठों से परावर्तन होगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का है। अच्छा चले। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। परिभाषाएं दर्पण से संबंधित। फोकस बिंदु, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। इन सब की चर्चा कर चुके थे। और जैसे मैं बता रहा था यहाँ की कुछ और परिभाषाएं थी, जैसे मुख्य अक्ष की, और कुछ देख लिया यहाँ, जैसे कि माना कि ये अवतल दर्पण है।
अवतल दर्पण कुछ बिंदु थे मुख्य रूप से यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर दर्पण को काटती हुई दूसरी तरफ अनंत तक जाती है उस बिंदु पर ध्रुव दर्शाते हैं पी से इसे पोल। जिस गोले का दर्पण भाग है जिस गोले का दर्पण भाग है उसके केंद्र को कहा था वक्रता केंद्र सी। फिर कहा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस एफ करते हैं। तो अवतल दर्पण में मिलती है, लेकिन यदि उत्तल दर्पण होता है ऐसे तो ये किरणें ऐसे बढ़ा कर देखने इन्हीं को ये किरणें परावर्तित होंगी परावर्तक पृष्ठ से ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा के देखें यहाँ। तो जिस बिंदु पर डॉटेड लाइंस ये डॉटेड डॉट करके जो लाइन बनी है मतलब वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ मिलाया जा रहा है इनको कि जो परावर्तित किरणें इस तरफ जा रही हैं परावर्तन के पश्चात उनको पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाया गया है। तो बढ़ा के मिलाने पर यहाँ यह फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ उत्तल दर्पण में और यहाँ अवतल दर्पण में उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये संबंध वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी लिखा है बराबर r/2। इसके उत्तर भी परिभाषा दी जा सकती है यहां से कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है अथवा समानांतर होती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को फोकस बिंदु कहेंगे। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। एक चीज और है कि फोकस बिंदु के लंबवत फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो फिर से एक बार कह लिया जाए कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल अथवा फोकल प्लेन इंग्लिश में इसे फोकल प्लेन कहते हैं। ये फोकल प्लेन और दर्पण का प्रभावी क्षेत्र जो परावर्तक का कार्य कर रहा है ऐसे कहें इसे यदि से दर्शाएं तो इसे द्वारक करते हैं अपर्चर ऑफ मिरर।
ये प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ तक जो है परावर्तक पृष्ठ प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। तो फोकस तल की क्या अहमियत है? अभी तक से हम लोग ले रहे हैं कि किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है। यदि किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, जैसे इसकी कल्पना कर रहे हैं हम लोग, ये अवतल दर्पण और किरणें ऐसे आते हैं, यदि ऐसे आ रहे हैं तो ये कहीं ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों का समूह है। किरण पूरी पहलुओं से फोकस बिंदु ऐसे, यदि अभी किरणें आगे यहाँ कहीं मिलती हो किसी बिंदु पर, तो किरणें फोकस हुई है, लेकिन कहाँ फोकस हुई है? फोकस तल के किसी बिंदु पर। तो फोकस तल के किसी बिंदु पर हुई है, तो यहाँ की है कि तब इस फोकस तल की अहमियत समझ में आती है कि फोकस बिंदु केवल मुख्य अक्ष पर ही नहीं होता। फोकस बिंदु जो है वह तिर्यक रेखाओं के लिए, तिर्यक पैरेलल समानांतर रेखाओं के लिए फोकल तल के किसी बिंदु पर हो सकता है। तो ये चीज भी ध्यान रखने लायक है। सुविधा के लिए हम लोग केवल मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर ही किरणों को ले रहे हैं। कहाँ कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। एक और परिभाषा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन आवर्धन। मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर है एम से दर्शाते हैं। एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाद में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के आधार पर भी देखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी से भी आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन मतलब कि वस्तु प्रतिबिंब की तुलना में कितनी छोटी अथवा बड़ी दिखती है। ये टर्म, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई प्रतिबिंब का आवर्धन m है, तो ये बताएंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। उल्टा वहां यदि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में कहें तो बताएंगे कि बने हुए प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की तुलना में 2 गुनी है। तो ये क्या है? उसके बाद है प्रतिबिंब दर्पण समीकरण, जिसे कहते हैं। तो 10वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा होगा दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध प्रदर्शित करता है। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। ये दर्पण समीकरण है, जहां जो है अब यदि जैसे मान ले ये है अवतल दर्पण है और वस्तु इस तरफ है और प्रतिबिंब इसी तरफ
ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि दूसरी तरफ आपतित किरण की दिशा में होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि ध्रुव से फोकस दूरी को मापेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बाईं तरफ है, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक और बाईं तरफ की दर्पण से दूरियां जो है वह ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंबों के बनने में देखे होगा तो प्रतिबिंबों का बनना कहाँ वस्तु होगी, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। एक उदाहरण जैसे कि पहली स्थिति यदि पहले वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु यदि अनंत पर है, कहने का मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए दर्पण का अवतल दर्पण में बनना देखिए प्रतिबिंब का। तो किरणें जब चलेंगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो स्वाभाविक है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें सदैव परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर ही मिलेंगी। यहाँ से भी ले आ सकते हैं। चालू करें। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण चल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है एक किरण, तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी, यानी प्रतिबिंब इसका फोकस बिंदु पर बनेगा। तो कहेंगे कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पर। और प्रतिबिंब यहां लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब है कहाँ? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर। और आवर्धन भी देखा जा सकता है। प्रतिबिंब की दूरी अब अनंत पर है तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की दूरी यहाँ फोकस पर है। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा है, तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु किसी कहें फोकल तल पर यदि बनेगा, फोकल तल पर यदि बने, फोकल तल पर बनता तो उसका कुछ छोटा आकार होता है, लेकिन प्रतिबिंब की तुलना में वस्तु बहुत छोटी होती है। तो एक स्थिति यह हुई जबकि प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन रहा है। अब दूसरी स्थिति बताएं, यहाँ पहले वक्रता केंद्र, इसे पहले फोकस और यहाँ फोकस बिंदु और ये है ध्रुव।
इस तरह है। और वस्तु पहले तो थी अनंत पर, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो कहीं यहां है मान, कैसे किरण एक ले लेंगे ऐसे, इससे इसको गुजारेंगे, इससे फोकस से तो बल्ब है ऐसे गुजारेंगे। इन्हीं दो किरणों को लेके इसको बताया जा सकता है। ऐसे वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं। एक किरण फोकस यहाँ जाने के बाद या यहाँ से जाने के बाद किरण जो है परावर्तित होकर यहाँ मिलेगी, तो बना कहाँ प्रतिबिंब, एक किरण ऐसे लेना, ध्रुव, फोकस और इसके दूरी दूरी पर है वक्रता केंद्र। तो ये किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ एक वस्तु है, यहाँ से किरण गई यहाँ, प्रतिबिंब बना कर यहाँ इस तरह, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्रता के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फोकस तो पहले था, अब बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा, उल्टा। अब तक जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब उल्टा ही बनेगा यहाँ। तो अब एक स्थिति यहाँ और देखें हम लोग, तीसरी स्थिति, वक्रता केंद्र है यहाँ, फोकस है यहाँ और ध्रुव है। प्रतिबिंब वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर, तीसरी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर है वस्तु, तो यहां से किरण लेंगे ऐसे और यहाँ ऐसे लाए, एक ऐसे फोकस से गुजारेंगे और फिर यहाँ ले आएंगे, जहाँ जो किरणें काटती हैं दूसरे को, वही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र पर वस्तु है आय के बराबर, फिर यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ बन गया, परावर्तित किरणें यहाँ आके काट रही हैं। तो जब किरणें यहाँ काट रही हैं तो आवर्धन और वक्रता केंद्र पर ही सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बराबर, यानी वस्तु के बराबर, यानी m का मान 1, यहाँ m मच लेस देन 1, यहाँ लेस देन 1, m इक्वल टू 1, यानी आवर्धन यहाँ प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर है। तो एक स्थिति वक्रता केंद्र पर ऐसी है
कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही बनता है और वस्तु के बराबर आवर्धन इसका एक होगा। तो यह ध्यान करें कि एक स्थिति है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। एक चीज गौर करें हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं दर्पण के नजदीक, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। यानी पहले फोकस बिंदु पर बना, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। अब यदि वस्तु को आगे ले जाए, मान लीजिए यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से किरणों को ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो इस तरफ आके कहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। यानी कि वक्रता केंद्र से पहले बन गया प्रतिबिंब। कब? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि प्रतिबिंब है और वस्तु है तो प्रतिबिंब वाला वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अब यहां स्वाभाविक सी बात है कि जब दर्पण से दूर जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो आवर्धन 1 से अधिक हो जाएगा। फिर आ जाए फोकस पर। अब फोकस पर आ जाएंगे तो फोकस से चलने वाली किरणें हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएंगे, तो मिलेंगे कहाँ? अनंत पर। तो प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसका ध्यान रखें। वस्तु है फोकस पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर और आवर्धन मच ग्रेटर देन 1, यानी बहुत अधिक हो जाएगा। तो और इन सारी स्थितियों में हम देखें, भले ही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना है, वस्तु के बराबर बना है, वस्तु से बड़ा बना है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब उसी तरफ बना है जिस तरफ वस्तु है। वस्तु का प्रतिबिंब उसी तरफ बना है जिस तरफ वस्तु है और उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। दर्पण में ध्यान रखें, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और ये गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में केवल है कि जब भी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा तो उल्टा बनेगा तो वह वास्तविक बनेगा, यह ध्यान रखें। अब एक स्थिति और आती है इसकी, जब वस्तु को, तो अब हम यदि वस्तु को ऐसे यहाँ फोकस है और ये ध्रुव है, वस्तु यदि ऐसे है यहाँ, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर में किरण चलेगी, वह परावर्तन के पश्चात यमानुसार फोकस से होकर गुजरेगी और यदि वक्रता केंद्र से होकर किरण जा रही है, वक्रता केंद्र से यदि किरण होकर वक्रता केंद्र पर है तो इसको ऐसे ही, जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह परावर्तित होकर फिर उसी से मिलेगी। यानी कि ये किरणें जो है मिलेंगी नहीं, तो पीछे की तरफ मिलाया जाएगा। तो जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया और अब तक तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा जिस तरफ वस्तु थी उसी तरफ बन रहा था, लेकिन प्रतिबिंब को यदि ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण वस्तु से बड़ा बनेगा, आवर्धन 1 से अधिक हो जाएगा, m greater than 1।
लेकिन प्रतिबिंब कैसा? आभासी। अब कहेंगे इसे आभासी, क्योंकि कहां बना है? दर्पण के पीछे। तो इतना आज की कक्षा के लिए रहने दिया जाए।